अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा मनपूर्वक स्वागत आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 10व्या वर्गाचे विषय मराठी संयुक्त या पाठ्यपुस्तकातील पाठ 13वे मॉरिशस सागर दर्यातले साखर बेट या पाठाचे भाग 2 चे स्पष्टीकरण आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। विद्यार्थी मित्रांनो, या अगोदर आपण भाग 1 पान क्रमांक 37 वर दिलेल्या पाठाचे स्पष्टीकरण या भागामध्ये बघितले आहे। जर तुम्ही या भागाचे स्पष्टीकरण बघितले नसाल तर तुमच्या ह्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक शेअर करण्यात येत आहे, तुम्ही त्याच्या माध्यमातून बघू शकता। तर चला मग आपण करू या पाठाच्या पान क्रमांक 38 वर दिलेल्या उतारांच्या स्पष्टीकरणाची। चला तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग अपनी अपनी मराठी की किताबें निकाल लेंगे और साथ में एक पेंसिल भी निकाल लेंगे। पता है ना आपको क्यों निकाल लेंगे? ताकि हम शब्दार्थ लिख लेंगे। तो चलो हम करते हैं पान क्रमांक 38 पर दिए गए पाठ के स्पष्टीकरण की। मॉरिशसला पोहोचलो तेव्हा नुकतीच पहाट होत होती। आभाळाच्या घुमटाखाली पक्ष्यांची काकड आरती चालली होती। रात्रभर जागरण करून आताच सुस्त झोपलेले उसाच्या मळाच्या केसातून थंडगार वारा आपली मऊ वाट प्रेमाने फिरवत होता। डोंगरावरची छोटी छोटी घरे डोळे चोळत नुकतीच जागी होत होती। कमळाच्या पाकळीवर भुंगा अलगद बसावा असे आमचे विमान मॉरिशसच्या भूमीवर उतरले। पण विमानतळ कुठे होते? चोहीकडे उसाचे मळेच मळे होते। जणू आमचे विमान उसाच्या हिरव्यागार मळ्यातच उतरले होते। चलो बच्चों, अब हम देख लेते हैं शब्दार्थ। पहाट मतलब सुबह, पक्षियों काकड़ आरती मतलब पक्षियों की किलबिलाहट, उसाचे मड़े मतलब गन्नों की खेती या गन्ने की खेती, मऊ बोटे, मऊ मऊ मतलब नाजुक मुलायम और बोटे मतलब उंगलियां, भुंगा भुंगा मतलब भवरा। मॉरिशसला पहुंचलो तेव्हा नुकतीच पहाट होत होती। अब लेखक अपने सफर का वर्णन कर रहे हैं, इसमें मॉरिशस का वर्णन कर रहे हैं। तो लेखक कहते हैं कि जब हम लोग मॉरिशस पहुंचे तो नुकतीच पहाट मतलब सुबह हो रही थी। आभाळाच्या घुमटाखाली पक्ष्यांची काकड़ आरती चालली होती और बादलों के नीचे पक्षियों की किलबिलाहट शुरू हो चुकी थी। रात्रभर जागरण करून आताच सुस्त झोपलेल्या उसाच्या मळ्याच्या केसांमधून थंडगार वारा आपली मऊ बोटे प्रेमाने फिरवत होता। और रात भर आराम करके, गन्ने के खेती में रात भर आराम करके जो ठंडी हवाएं जो रात भर आराम कर रही थी, अब वो बाहर निकल रही थी और वो अपने नाजुक से उंगलियों का स्पर्श करके वो मोहब्बत से, प्रेम से हमें सहला रही थी, हमें प्रेम कर रही थी। डोंगरावरची छोटी छोटी घरे डोळे चोळत नुकतीच जागी होत होती। डोंगर मतलब पहाड़, तो पहाड़ पे जो छोटे मोटे घर थे वो अब जैसे ही दिन निकल रहा था, सूरज की रोशनी फैल रही थी, तो वो छोटे छोटे घर, पहाड़ पे जो छोटे छोटे घर थे वो भी नजर आना शुरू हो गए थे। कमळाच्या पाकळीवर भुंगा अलगद बसावा असे आमचे विमान मॉरिशसच्या भूमीवर उतरले। और कि कमल के पाकड़ी पर, कमल फूल है, उसके पाकड़ी मतलब पैटल पर जिस तरह से एक भुंगा बैठता है, जिस तरह एक भंवरा बैठता है, उसी तरह से हमारा जहाज, हमारा हवाई जहाज मॉरिशस के एयरपोर्ट पे धीरे से उतर रहा था। पर विमानतल कुठे होते? लेकिन लेखक को एक प्रश्न पड़ गया कि विमानतल तो वहां था ही नहीं, एयरपोर्ट तो था ही नहीं, चोहीकडे उसाचे मळेच मळे होते। हाँ, अब लेखक कहते हैं कि चारों तरफ गन्ने की खेती ही थी। जणू आमचे विमान उसाच्या हिरव्यागार मळ्यातच उतरले होते। और लेखक कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारा हवाई जहाज मॉरिशस के एयरपोर्ट पे नहीं उतरा है, तो कहां उतरा है? गन्नों के खेत में उतरा है, ऐसा उन्हें लग रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ। 1% लैंड
अँड 99% फन ही मॉरिशसची पर्यटकांची आकर्षित करण्यासाठी असलेली स्लोगन आहे. तिला स्मरून मॉरिशसमध्ये अक्षरशः पृथ्वीवरचा स्वर्ग निर्माण केला आहे. मॉरिशस बेटावर लहानसे आणखी एक बेट आहे. त्याचे नाव इलो सर्फ. आम्ही एका मोटार बोटीत बसून या बेटावर गेलो. इलो सर्फ बेटावर समुद्राचे स्वच्छ पाणी आत येऊन त्याच्या निळ्या पाण्याचा एक लगून निर्माण झाला होता. तो पोहायला अतिशय सुंदर होता. त्यामुळे त्या लगूनमध्ये माझी छोटी मुले चिराग, दमी आणि माझी भाची चंदाराणी यांच्या समवेत मी मनसोक्त पोहलो. तिथेच स्पीड बोटीत बसून आम्ही इलो सर्फ बेटाला प्रदक्षिणा घातली. त्यानंतर पॅराशूटच्या मदतीने आम्ही आभाळात पॅरासेलिंगही केली. त्यानंतर दिगंतरातून दर्या तरंगात जाण्याचा क्षण आला. आम्ही ऑक्सिजन मास्क घालून समुद्राच्या पाण्यात उतरलो. समुद्राच्या तळाची नयन मनोहर जलसृष्टी आणि मत्स्यसृष्टी पाहिली. कोरल हा समुद्राच्या पोटातला नैसर्गिक चमत्कारच म्हटला पाहिजे. कोरल ही दिसायला वनस्पति दिसते, पण तो जलजीव आहे. चलो बच्चों, अब हम देखते हैं इस उतारे पे आधारित शब्दार्थ. पर्यटक मतलब टूरिस्ट, आकर्षित मतलब अट्रैक्टिव, अक्षरशः मतलब जैसे के वैसे. इलो सर्फ एक छोटा सा बेट है मॉरिशस के पास एक छोटा सा बेट है, आइलैंड है. लगून मतलब खाड़ी. भाची मतलब भतीजी. मनसोक्त मतलब बहुत ज़्यादा दिल खुलूस. प्रदक्षिणा मतलब चक्कर करना. दिगंतरातून मतलब आसमान से. क्षण मतलब लम्हा. जलसृष्टि मतलब समुद्री दुनिया. मत्स्य सृष्टि मतलब मछलियों की दुनिया. कोरल एक समुद्री जीव है. अब समझ लेते हैं इस पाठ के उतारे को. 1% लैंड एंड 99% फन मतलब 1% जमीन, बाकी 99% फन, एन्जॉयमेंट. ये मॉरिशसची पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी असलेले स्लोगन आहे. तो ये मॉरिशस के पर्यटकों को, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का ये स्लोगन है. कौन सा स्लोगन है? 1% लैंड एंड 99% फन. तिला स्मरून मॉरिशसमध्ये अक्षरशः पृथ्वीवरचा स्वर्ग निर्माण झाला है. और उसे मॉरिशस को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी का, जमीन का एक स्वर्ग मतलब जन्नत, हेवन, वो मॉरिशस में बन गया है. मॉरिशस बेटावर लहान से आणखी एक बेट आहे और मॉरिशस में ही एक छोटा सा बेट भी है. उसका नाम है इलो सर्फ. आम्ही एका मोटार बोटीत बसून या बेटावर गेलो. और यह कहते हैं कि हम एक मोटार बोट में, छोटी सी बोट में बैठ के हम उस छोटे से बेट पर पहुंचे. इलो सर्फ बेटावर समुद्राचे स्वच्छ पाणी आत येऊन त्याच्या निळ्या पाण्याचा एक लगून निर्माण झाला आहे. और मॉरिशस के बेट से और इलो सर्फ के बेट, इस बेट से आया हुआ साफ सुथरा पानी एक नया लगून बना लेता है. तो पोहायला अतिशय सुरक्षित है. और यह कहते हैं कि वो जो लगून है, वो लगून तैरने के लिए, पोहने मतलब तैरने के लिए बहुत ही सुरक्षित है, बहुत ही हिफाजत से भरा हुआ है. त्यामुळे त्या लगूनमध्ये माझी छोटी मुले चिराग, दमी आणि माझी भाची चंदाराणी यांच्या समवेत मी मनसोक्त पोहलो. और लेखक कहते हैं कि उस लगून में मैं और मेरे बच्चे चिराग, दमी और मेरी भतीजी चंदारानी दिल खोल के मनसोक्त हम लोग वहाँ पे तैरे, स्विम करे. तिथेच स्पीड बोटीत बसून आम्ही इलो सर्फ बेटाला प्रदक्षिणा घातली. और यह कहते हैं कि वहाँ पे ही छोटी सी बोट थी. उस छोटी सी बोट में बैठ के हमने उस इलो सर्फ, इस छोटे से बेट को प्रदक्षिणा मतलब घूम लिए, चक्कर लगाए. त्यानंतर पॅराशूटच्या मदतीने आम्ही आभाळात पॅरासेलिंगही केले. और उसके बाद हमने पैराशूट की मदद से इलो सर्फ इस बेट पे पैरासेलिंग भी की. त्यानंतर दिगंतरातून
दर्या तरंगात जाण्याचा क्षण आला। उसके बाद दिगंतर मतलब आसमान से समंदर में जाने का वो लम्हा भी आया। आम्ही ऑक्सीजन मास्क घालून समुद्राच्या पाण्यात उतरलो। उसके बाद देखिए कहते हैं कि हमने ऑक्सीजन मास्क पहना और हम समुद्र में के पानी में उसके अंदर उतर गए। समुद्राच्या तळाची नयन मनोहर जलसृष्टि आणि मत्स्य सृष्टि पाहिली। और समुद्र में जाने के बाद हमने वहाँ की जल सृष्टि मतलब पानी की दुनिया और मत्स्य सृष्टि मतलब मछलियों की दुनिया भी हमने देखी। कोरल हा समुद्राच्या पोटातला नैसर्गिक चमत्कारच म्हटला पाहिजे। कोरल ही दिसायला वनस्पती दिसते पण तो जलजीव आहे। लेखक कहते हैं कि कोरल ये समंदर का एक चमत्कार ही है, एक कुदरत का एक चमत्कार है जो देखने में वनस्पति यानी झाड़ या पौधा दिखाई देता है, लेकिन ये वो पौधा नहीं है, वो दरख्त नहीं है, तो वो क्या है? वो एक जलजीव है। मतलब जो प्राणी जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं, उसे जलजीव कहते हैं, तो वो एक जलजीव है। पुढं मॉरिशसमध्ये घरे पाहणे हा आगळा अनुभव आहे। देशातील घराचे वास्तुशिल्प म्हणजे त्या देशातील संस्कृतीचा आरसाच असतो। मॉरिशसच्या घराचा आकृतिबंध होडीसारखा आहे। जणू आत्ता नांगरलेल्या या घरांच्या दोरखंड सुटून ही तरंगणारी घरे खोल समुद्रात जलसफरी जाणार आहेत असे वाटावे। चलो शब्दार्थ देख लेते हैं। आगळा अनुभव मतलब बहुत ही अलग एक्सपीरियंस। वास्तुशिल्प मतलब घर बांधने की कला। संस्कृति मतलब कल्चर। आरसा मतलब आईना मिरर। होड़ी सारखा होड़ी मतलब नाव या बोट। दोरखंड मतलब रस्सी का टुकड़ा। चलो अब समझ लेते हैं हम। मॉरिशस मधील घरे पाहणे हा एक आगळा अनुभव है। अब लेखक कहते हैं कि मॉरिशस देश के घरों को देखना ये भी एक अलग अनुभव होता है, अलग ही एक्सपीरियंस होता है। देशातील घराचे वास्तुशिल्प म्हणजे त्या देशातील संस्कृतीचा आरसाच असतो। अब लेखक कहते हैं कि किसी भी देश के घर बांधने का वास्तुशिल्प उस देश का वो संस्कृति का आईना ही रहता है। मॉरिशसच्या घराचा आकृतिबंध होड़ी सारखा है। और यह कहते हैं कि मॉरिशस के घरों का आकृतिबंध ये एक होड़ी की तरह होता है। होड़ी मतलब एक नाव की तरह होता है, बोट की तरह होता है। जणू आता नांगरलेल्या या घरांचा दोरखंड सुटून ही तरंगणारी घरे खोल समुद्रात जलसफरी जाणार आहेत असे वाटावे। और यह कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो घर है, ये घर किसी रस्सी से बांधकर एक बेड के ऊपर रखे हुए हैं कि जब उनका रस्सी खोल दिया जाए तो वो समंदर में सफ़र में निकल पड़ेंगे, ऐसा प्रतीत होता है। चलिए लास्ट पैराग्राफ। बहुतेक घरांच्या भिंतींना पांढरा रंग असतो, पण घरांना हिरवी, निळी, लाल छपरे असतात। घरातून कांगारूंच्या पिलासारख्या खिडक्या बाहेर डोकावतात। घरापुढे सुंदर फुलझाडांचे परसू असते, त्यामध्ये छोटेसे तळे आणि तळ्यात लाल, निळी कमळे फुललेली असतात। काही घरे बंद असतात, डोळे मिटून समाधीत बसलेल्या संन्यस्त ऋषीप्रमाणे खिडक्या दारे बंद करून ती बसलेली असतात। पण कुठलेच बंद घरही कुरूप भग्न अवस्थेत आहे असे मला दिसले नाही। हे घर विक्रीस आहे किंवा हे घर भाड्याने देणे आहे अशा पाट्याही मला मॉरिशसमध्ये कुठे दिसल्या नाहीत। मॉरिशसच्या रहिवाशांचे आपल्या घरावर खूप प्रेम असावे। ज्या देशातील लोक आपल्या घरावर असे जीवापाड प्रेम करतात त्या देशाला उज्ज्वल भवितव्य असते। चलो शब्दार्थ देख लेते हैं। भिंत मतलब दीवारें। छपरे मतलब छप्पर या छत। पिला सारखा मतलब बच्चों की तरह। संन्यस्त मतलब सन्यासी। तड़ा मतलब तालाब। कुरूप मतलब बदसूरत। भग्न मतलब अस्त व्यस्त, टूटा फूटा। जीवापाड़ मतलब जान से ज्यादा। और भवितव्य मतलब भविष्य, फ्यूचर। चलो समझ लेते हैं। बहुतेक घरांच्या भिंतींना पांढरा रंग असतो,
तो लेखक कहते हैं कि मॉरिशस के घरों के दीवारों का ज़्यादातर रंग सफ़ेद होता है, पण घरांना हिरवी, निळी, लाल छपरे असतात, लेकिन घरों को हरे रंग की, नीले रंग की और लाल रंग की छपरे यानी छत होती है. घरातून कांगारूच्या पिलासारख्या खिडक्या बाहेर डोकावतात. और लेखक कहते हैं कि घरों के दीवारों में से कांगारू के बच्चों की तरह खिड़कियां बाहर दिखाई देती है, झांकती है, डोकावतात ऐसे करते. घरापुढे सुंदर फूल झाडांचे परसू असते. और लेखक कहते हैं कि घरों के सामने सुंदर फूल झाड़ मतलब फूलों के दरख्त है. त्यामध्ये छोटेसे तळे आणि तळ्यात लाल, निळी कमळे फुललेली. और लेखक कहते हैं कि घरों के सामने छोटे छोटे से तळे मतलब तालाब है और उस तालाब में लाल, नीले ऐसे छोटे छोटे कमल खिले हुए हैं. काही घरे बंद असतात और कुछ घर बंद है. डोळे मिटून समाधीस्थ बसलेल्या संन्यस्त ऋषीप्रमाणे खिडक्या दारे बंद करून ती बसलेली असतात. और लेखक ने उन बंद घरों को एक उपमा दी है. किसकी उपमा दी है? संन्यस्त ऋषि की. तो लेखक कहते हैं कि जब उन बंद घरों को जब मैं देखा तो मुझे संन्यस्त ऋषि की याद आई, जो अपनी आंखें बंद करके संन्यास में डूबा होता है. उस तरह से उन घरों की खिड़कियों ने भी अपनी आंखें बंद कर ली है, खिड़की दरवाजे बंद कर लिए हैं और वो संन्यस्त साधु की तरह एक जगह चुपचाप बैठे हैं. पण कुठलेच बंद घरही कुरूप भग्न अवस्थेत आहे असे मला दिसले नाही. और लेखक कहते हैं कि कोई भी बंद घर भग्न अवस्था में है, टूटी फूटी अवस्था में, गिरे पड़े अवस्था में ऐसा मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया. हे घर विक्रीस आहे किंवा हे घर भाड्याने देणे आहे अशा पाट्याही मला मॉरिशसमध्ये कुठे दिसल्या नाही. और लेखक कहते हैं कि ये घर बेचना है या ये घर किराए से देना है, ऐसी प्लेट या ऐसा लिखा हुआ मैंने कहीं भी देखा नहीं. मॉरिशसच्या रहिवाशांचे आपल्या घरावर खूप प्रेम असावे. और यह कहते हैं कि मॉरिशस के लोगों का अपने घरों पर बहुत ज़्यादा प्रेम मोहब्बत होनी चाहिए, ऐसा प्रतीत होता है. ज्या देशातील लोक आपल्या घरावर असे जीवापाड प्रेम करतात त्या देशाला उज्जवल भवितव्य असते. और यह कहते हैं कि जिन देश के लोगों का अपने घरों के ऊपर इतना प्रेम है, इतना लगाव है, उस देश का भवितव्य यानी फ्यूचर उज्जवल ही है. तो बच्चों, इस तरह से हमने संपूर्ण पाठ का स्पष्टीकरण भाग 1 और भाग 2 में समझ लिया है. अगर आपको पूरा स्पष्टीकरण समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और मेरे चैनल माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल इसे सब्सक्राइब कीजिए. बच्चों, अब हम नेक्स्ट भाग में यानी भाग 3 में इस संपूर्ण पाठ पे आधारित स्वाध्याय यानी कृति देखेंगे. चलिए.